प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्काई एजुकेट चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के कटारिया और आप देख रहे हैं स्काई एजुकेट। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है सौंदर्य तत्वों का बोध और रसास्वादन। दोस्तों, प्रत्येक कार्य में सौंदर्य व्याप्त रहता है और शिक्षार्थी में उसके बोध के सामर्थ्य को विकसित करना ही कविता शिक्षक का कार्य है। तो यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे कि कौन सा सौंदर्य तत्व है और बच्चों को उसके बारे में क्या बताया जाना है। दोस्तों, सौंदर्य एक ऐसे तत्व का नाम है जो हमारे मन को आनंदित करने वाला होता है। सुंदरता या सौंदर्य एक ऐसी अनुभूति है जो हमारे मन को आनंदित करके रसानुभूति प्रदान करती है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं काव्य सौंदर्य की। तो काव्य का तो मुख्य लक्ष्य ही रसानुभूति प्रदान करना होता है। और यह बात हमने शिक्षण विधियों के वीडियो के दौरान पद्य शिक्षण में पढ़ी भी थी कि काव्य शिक्षण का या पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ही रसानुभूति प्रदान करना होता है। दोस्तों, काव्य को या पद्य को सौंदर्यता प्रदान करने वाले कुछ तत्व होते हैं। उन तत्वों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, काव्य सौंदर्य के मुख्य 5 तत्व हैं, जिनमें पहला है नाद सौंदर्य। नाद यानी होता है साउंड, यानी ध्वनि, ध्वनि की सुंदरता। कल्पना सौंदर्य, कल्पना की सुंदरता। भाव सौंदर्य, भावों की सुंदरता। विचार सौंदर्य, विचारों की सुंदरता। और शैली सौंदर्य। ये हैं सौंदर्य तत्व 5 मुख्य रूप से। तो प्रत्येक पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाद सौंदर्य की। दोस्तों, नाद सौंदर्य ध्वनि की सुंदरता को कहते हैं। नाद का मतलब होता है ध्वनि और सौंदर्य का मतलब होता है सुंदरता, यानी ध्वनि की सुंदरता ही नाद सौंदर्य है। कहने का मतलब है कविता या काव्य अपने विशेष ध्वन्यात्मकता और सौंदर्य से मन को मोह लेता है तो हम उसे क्या कहते हैं? नाद का सौंदर्य कहते हैं। और नाद सौंदर्य को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, यानी किन तत्वों के कारण से ध्वनि में सुंदरता आती है, नाद में सुंदरता आती है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो वर्ण लालित्य, वर्णावृत्ति, लय, यमक और अनुप्रास जैसे अलंकार। कहने का मतलब है कि वर्णों की बार बार आवृत्ति होना, लय का अच्छी प्रकार से उपयोग किया जाना। यमक और अनुप्रास जैसे अलंकार, यानी यमक अलंकार में क्या होता है? शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है। अनुप्रास में वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है जो लय को सुंदर बनाते हैं। गुरु, लघु, गण और छंद व्यवस्था, जो काव्य में छंद की व्यवस्था होती है, गुरु और लघु वर्णों की व्यवस्था होती है, उससे ध्वनि में सुंदरता आती है। तो ये सारे तत्व नाद सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं, यानी ध्वनि सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको नाद सौंदर्य में ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और पूछी जाएगी कि शिक्षक का क्या कर्तव्य बनता है नाद सौंदर्य को लेकर के। तो शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वह कविता के विशेष जो नाद सौंदर्य प्रयोग हुआ है उससे बच्चों को परिचित करवाना, बच्चों का ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट करना, उसको लय पूर्वक पद्य को गा करके सुनाना, और उसके बाद में उसमें जो वर्णों की आवृत्ति हुई है, उसमें जो छंद का प्रयोग हुआ है, वो बच्चों को बताना। तो ये सारी चीज़ें नाद सौंदर्य में ध्यान रखी जाती हैं। दोस्तों, दूसरा तत्व है कल्पना सौंदर्य। आपको यहाँ पर केवल इतना समझना है कि कल्पना की सुंदरता को ही कल्पना सौंदर्य कहते हैं। यानी काव्य के अंदर कवि इस प्रकार की कल्पना करता है कि हमारे सामने उसका एक चित्र बन जाता है, हमारे सामने उसकी छवि आ जाती है, जबकि वास्तविकता में वैसा कुछ नहीं होता है। केवल कल्पना के माध्यम से हमारे हृदय को आनंदित कर दिया जाता है, हमारे सामने एक चित्र प्रकट कर दिया जाता है जो आनंद देने वाला होता है। यही कल्पना सौंदर्य है। यानी कवि की कल्पना कविता में विशेष सौंदर्य की सृष्टि करती है। कल्पना के माध्यम से कवि असंभव को संभव, अमूर्त को मूर्त तथा साधारण को असाधारण चित्रित करने में सफल होता है, और इसी चीज़ को कल्पना सौंदर्य कहते हैं। अब बच्चों के सिलेबस में जो कविताएं आती हैं उसमें शिक्षक का क्या कर्तव्य बनता है? शिक्षकों को कविता विशेष में कवि की कल्पनाशीलता को उजागर करने वाले स्थलों की ओर यथा आवश्यक संकेत करना चाहिए। यानी कवि जिस चीज़ को समझाना चाहता है, बच्चे उसकी कल्पना पूरी नहीं कर पाते, इसलिए शिक्षक उस प्रकार के स्थलों की ओर संकेत करे और बच्चों को समझाने का कार्य करे कि कवि यह चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, जिससे बच्चे भी एक कल्पना करना सीख जाएं
और उसमें सृजनात्मकता का विकास हो, यह कल्पना सौंदर्य का उद्देश्य है। दोस्तों अगला तत्व है विचार सौंदर्य, यानी विचारों की सुंदरता। कहने का मतलब है काव्य में या कविता में कवि के जो विचार होते हैं, जो नैतिक विचार होते हैं, उनकी सुंदरता से मन को आनंद प्राप्त हो, हृदय आनंदित हो जाए, वही विचार सौंदर्य है। और उत्तम विचारों एवं नैतिक मूल्यों के कारण ही कबीर, रहीम, तुलसी, वृंद के नीतिप्रक दोहे, गिरधर की कुंडलियाँ अमर हैं। इनसे जीवन में व्यवहारिक शिक्षा, अनुभव तथा प्रेरणा प्राप्त होती है। तो ये जितने भी नाम हैं यहाँ पर कबीर, रहीम, तुलसी, वृंद, गिरधर आदि के जो दोहे, जो कविता और जो काव्य है, यह विचार सौंदर्य का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब यहाँ पर बात करें शिक्षक की, तो शिक्षक को कविता में निहित नैतिक गुणों और उदात्त विचारों को उद्घाटित कर शिक्षार्थियों को कविता के विचार सौंदर्य का बोध कराना चाहिए। यानी शिक्षक शिक्षार्थियों को ये बोध कराए कि विचार सौंदर्य क्या है, नैतिकता क्या है, ये चीज़ विचार सौंदर्य में जरूरी है। दोस्तों अगला तत्व है भाव सौंदर्य। प्रत्येक कविता में एक मुख्य भाव होता है और उद्देश्य क्या होता है कविता का? रसानुभूति। यानी रस की अनुभूति तो होती है, लेकिन उसमें एक भाव भी निहित रहता है। जैसे कई जगह कवि प्रेम की भावना भरना चाहता है, कई जगह करुणा की, तो कोई वीर रस का कवि वीर रस की कविता सुना करके वीरता पैदा करना चाहता है, तो कई कवि अपनी कविता के माध्यम से उत्साह पैदा करना चाहते हैं। तो ये सारी विभिन्न परिस्थितियों में मर्मस्पर्शी जो चित्रण होता है वही भाव सौंदर्य है, और भाव सौंदर्य को ही साहित्य शास्त्रों ने रस कहा है। और बात करें शिक्षक की, तो दोस्तों रसानुभूति की अवस्था तक पहुंचने में शिक्षार्थियों की सहायता करना ही शिक्षक का लक्ष्य होता है। यानी बच्चों के अंदर इस रस का आनंद लिया जाए, रस की अनुभूति प्राप्त की जाए, यह चीज़ बच्चों को सिखाए, यह शिक्षक का कर्तव्य है। दोस्तों अगला तत्व है शैली सौंदर्य, यानी काव्य की जो शैली है उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन से शब्दों का चयन किया गया है और कौन सी अलंकार योजना उसमें है, ये चीज़ें आती हैं शैली सौंदर्य के अंतर्गत। तो आपको ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि भाषा, शब्द, अलंकार, योजना, ये जो योजना है ये शैली सौंदर्य के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर शिक्षक को क्या करना होता है? शिक्षक को शिक्षार्थियों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करना होता है। यानी बच्चों को ये बताना होता है कि इस काव्य में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन से शब्दों का चयन किया गया है और इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सी छंद है, ये सारी चीज़ें शैली सौंदर्य के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों यह था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने काव्य के सौंदर्य तत्वों को समझने का प्रयास किया है, और आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।